कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर दिए, ठीक है। या तो बेटा हम कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमीटर पढ़ रहे हैं। कैलोरीमीटर में क्या होता है, एक कॉपर की एक वेसल होती है जिसके अंदर हम लोग वाटर भर देते हैं, उसको पानी से भर दिया, ठीक है। ये कॉपर वेसल है ना, इसकी आपको पहले से ही पता है कि स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है, वाटर की तो आपको पता ही है, और इस कॉपर वेसल की भी आपको पता है, इसके ऊपर लिखी होती है ना, स्टैंडर्ड इसके ऊपर लिखी होती है, इसका मास भी लिखा होता है, और आप कितना वाटर अंदर डाल रहे हो वो भी आपको पता है, ठीक है। तो आपको मास ऑफ वाटर पता है, आपको मास ऑफ कॉपर वेसल पता है, आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर भी पता है। अब आपको क्या करना है, आपको कोई अननोन ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। मान लीजिए कि छोटे छोटे कुछ बीड्स हैं और वो किसी मटेरियल के बने हुए हैं जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट आपको नहीं पता है ना। इन बीड्स की, ये जिस भी मटेरियल से बने हुए हैं उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको नहीं पता है, और आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस ऑल बीड्स या फिर दिस मटेरियल। तो आप इसका कुछ मास ले लोगे जो आपको पता है, आप इसका एम भी लेते हैं, मास ऑफ बीड्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, आप इसको हीट करेंगे, आप इस कॉपर वेसल को हीट करेंगे, ठीक है। बेटा आप इस कॉपर वेसल को आप जैसे जैसे हीट करेंगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और आप क्या करेंगे बेटा, टेम्परेचर जब इसका बढ़ जाए तो यहाँ पर इसके अंदर क्या स्टिरर भी होता है, मतलब आप वाटर को क्या करते रहते हैं इसके अंदर ऐसे मिक्स करते हिलाते रहते हैं, तो क्या होगा, शेक करने से क्या होगा, वाटर का यूनिफॉर्मली टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। वरना क्या होता है, यदि आप वाटर को स्टिर नहीं करते तो नीचे वाले वाटर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और ऊपर वाले का थोड़ा कम रहता है ना, 1-2 डिग्री का फर्क हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक स्टिरर को भी इसके अंदर यहाँ से कनेक्टेड रखते हैं, और हम साथ ही साथ क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा शेक करते जाते हैं, जिससे क्या होता जाता है, वाटर जो है अच्छी तरह से शेक होता जाता है। और जो भी मतलब वाटर ऊपर नीचे से सर्कुलेट होता रहेगा तो उससे क्या होगा, पूरे के पूरे वाटर का टेम्परेचर जो होगा वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आपने इस पूरे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, और कोई टेम्परेचर, है ना, कोई टेम्परेचर T1 तक आपने रखा, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर कितना है बेटा, T1, समझ में आया। तो बेटा वाटर का टेम्परेचर T1 है तो कॉपर का भी टेम्परेचर T1 है ना। और जो बीड्स है बेटा, बीड्स का टेम्परेचर तो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मतलब T0। बेटा इस बात को समझ पाए, बीड्स तो बाहर ही है ना, तो उनका टेम्परेचर वही होगा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा। अब आपने तो इस वेसल को हीट किया, तो वेसल को T1 टेम्परेचर तक हीट किया, और फिर आपने क्या कर दिया, उस वुडन चैम्बर के अंदर इस पूरी वेसल को रख दिया ताकि हीट लॉस ना हो, है ना, हीट लॉस ना हो इसके लिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको वेसल का यानी कि वाटर का टेम्परेचर पता है, बीट का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर है। अब ना आप इन बीट्स को यहाँ से डालते हो अंदर, ठीक है। हीट हटा दिया अब आपने, अब आप इसको गर्म नहीं कर रहे, अब आप इसको चैम्बर चैम्बर में रख चुके हैं, नॉट चैम्बर, चैम्बर में रख चुके हैं, ठीक है। कौन सा चैम्बर, वुडन चैम्बर, ओके। अब ये बीट्स से अंदर जाते हैं तो ये धीरे 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 क्या होता है, इन बीट्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और बीट्स का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बीट्स इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कहां से कर रहे होंगे, वाटर से। तो वाटर का टेम्परेचर फॉल करेगा, तो आप देखोगे कि धीरे 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 थर्मोमीटर में टेम्परेचर जो है वो नीचे गिरेगा, डाउन होगा, और फिर एक फिक्स टेम्परेचर पर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो रुक जाएगा, यानी कि थर्मोमीटर का टेम्परेचर अब चेंज नहीं होता है। समझ में आया, क्यों नहीं होता है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के बाद थर्मोमीटर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट शो करने लगता है, वो चेंज ही नहीं होता है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई अब आ गया है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अननोन ऑब्जेक्ट की यानी कि बीट्स की आपको फाइंड करनी है स्पेसिफिक हीट। तो ठीक है, आप बोलोगे लॉ ऑफ मिक्सचर यूज करूंगा मैं, तो कैसे यूज करूंगा, यस बेटा कैसे यूज करूंगा लॉ ऑफ मिक्सचर, क्या क्या आपको मन में लगा कि आप लॉ ऑफ मिक्सचर यूज करेंगे, एनीबॉडी, यस, आप लॉ ऑफ Sir, मिक्सचर, heat gained by the beads is यस, equal to heat released by water and calorimeter. वेरी गुड, वाटर एंड दिस कॉपर वेसल, बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। हम बोलेंगे कि टोटल हीट एक्सचेंज, क्योंकि इसको वुडन चैम्बर में रखा है तो सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो दैट इज क्यू कॉपर, ठीक है। कॉपर की जो भी हीट एक्सचेंज हुई, उसके बाद वाटर प्लस बीट्स की जो भी हीट एक्सचेंज हुई वो,
एंड इन सब का सम 0 होना चाहिए। ये सारी एक्सचेंज ऑफ हीट आपस में हो रही है, बाहर से ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, इसलिए टोटल इसका क्या होना चाहिए 0। जो कुछ भी कॉपर वेसल और वाटर ने दिया वो बीड्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, क्या आप इसको समझ में आया? आप सबको ये समझ में आया? ओके यस। या तो बेटा एक बार फिर से बताऊं, हमने क्या किया, वेसल और वाटर को कोई T1 टेम्परेचर तक हीट कर लिया, तो अब इसका टेम्परेचर T1 है और बीट जो थे वो सराउंडिंग के टेम्परेचर T0 टेम्परेचर पर थे। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इस हीट करना बंद करके इसको एक वुडन चैम्बर में रख लिया और अब उसके अंदर हमने डाल दिया बीट्स। ठीक है, तो अब देखिए थर्मोमीटर का क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होगा क्योंकि ये बीट्स क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद फाइनली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। मान लेते हैं कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो T2 टेम्परेचर पर आया, मतलब फाइनल टेम्परेचर ऑफ बीट्स कॉपर वेसल एंड वाटर विल बी इक्वल एंड दैट विल बी T2। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट इज 0, मतलब लॉ ऑफ मिक्सचर है ना। तो कॉपर के लिए लिखिए मास ऑफ कॉपर वेसल, वो उसके ऊपर लिखा होता है कितना मास है, वो स्टैंडर्ड होता है क्योंकि ये लैब का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब एस ऑफ कॉपर वो भी वहां पर मैनुअल में लिखा होता है कि कॉपर के लिए स्पेसिफिक हीट इतनी कितनी है। फाइनल टेम्परेचर इज T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज T1 प्लस, क्या आप इसको समझ पाए? यस, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं है ना, क्योंकि ये दो क्वांटिटी आपको पता है, T2 भी आपको पता है और T1 भी आपको पता है क्योंकि आपने थर्मोमीटर हमेशा कनेक्टेड रखा है यहाँ से। नेक्स्ट, वाटर के लिए भी सेम लेकिन मास अलग रहेगा, तो मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर। ओके, प्लस अब बीट्स की बात करें तो मास ऑफ बीट्स वो आपको पता है क्योंकि आपने वो मेजर किया है ना, वेइंग मशीन में रख के। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ बीट्स वो आपको नहीं पता, वही आपको फाइंड करना है। फाइनल टेम्परेचर तो सबका T1 है, थर्मोमीटर ने बताया हमें, और इनिशियल टेम्परेचर T0 वो तो सराउंडिंग का टेम्परेचर था इसीलिए। ठीक है, 0। सारी चीजें पता है, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं पता है, एस भी नहीं पता है, तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट ऑफ बीट्स में जाएगा। ठीक है, ऑल क्वांटिटीज आर known to us, we can find the value of specific heat capacity या specific heat बोल सकते हो of the beads। ठीक है, तो बीट्स की जो भी अननोन है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। ओके, यही है कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमीटर का। तो इसका यूज किस लिए होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट्स। आपको भी समझ में आया ये पूरा? ठीक है, अब मैं लिखवा दूं इसके बारे में। बेटा क्या मैं इसके बारे में आपको नोट करवा दूं? बेटा ये डेल्टा जीरो क्यों आया? बेटा डेल्टा जीरो मैंने आपको बताया था ना लॉ ऑफ मिक्सचर में, कि आप यदि कोई भी चीजों को मिक्स करते हो तो हम मान लेते हैं कि सराउंडिंग से कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, इसलिए डेल्टा क्यू 0। तो जो भी एक्सचेंज होगा हीट में वो उस पूरे सिस्टम के कंपोनेंट्स में ही होगा आपस में, है ना। तो यानी कि वाटर और कॉपर ने हीट दी, वही हीट किसने ले ली, वो सारी एब्जॉर्ब कर ली इस बीड ने, बीड्स ने एब्जॉर्ब कर ली। तो हम बोलेंगे कि ये आपस में एक्सचेंज कर दिया, इसका मतलब बाहर से ना कुछ आया ना कुछ गया, तो डेल्टा क्यू 0। समझ आया? यस, बच्चे इस बात को समझ पाए? हाँ बेटा बोलो। सर वो जो बीड्स होते हैं दे आर लाइक इनडायरेक्टली एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द कॉपर वेसल ना, लाइक वाटर का टेम्परेचर गिरेगा तो कॉपर फिर उसको वाटर को हीट ट्रांसफर करेगा, फिर वाटर बीड्स को ट्रांसफर करेगा, वैसे हो रहा है ना? हाँ बेटा, यस, ओके ओके। बस सिंपल सी बात है बेटा। आप ना क्या करते हो, आप एक 1 रुपी का कॉइन लेते हो और एक आप ले सकते हो हॉट वाटर का ग्लास। ठीक है, अब वो 1 रुपी का कॉइन है और वो ठंडा है, उसका आप क्या करोगे, आप वाटर में डाल दोगे, तो ऑब्वियसली आप जब वापस निकालोगे तो वो कॉइन बहुत हीट हो चुका होगा, राइट। उस कॉइन का यस टेम्परेचर भी वाटर टेम्परेचर के बराबर हो चुका होगा। वैसे ही इन बीट्स के साथ भी होता है।
एक पार्सल है सो रिसीव करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, है ना। अब तब तक आप इस चीज को बेटा ड्रॉ कर दो, डायग्राम को ड्रॉ कर लो तब तक। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस ओके, यस सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बेटा ये डायग्राम समझ में आया आपको, कैसे क्या है? यस सर। Good. ठीक है, यहाँ पर एक बस वुडन चैम्बर को रखा जाता है, ठीक है ना। तो आप एक ऐसा वुडन चैम्बर और बना सकते हैं यहाँ पर, हीट करने के बाद रखते हैं, ठीक है। तो पूरा क्लोज होगा ना ऊपर तक जहाँ पे होल है? हाँ बेटा, यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पर एक ऐसा वी कैन से ढक्कन लगा रहा है इसके ऊपर, है ना। क्लोज करने के लिए फैसिलिटी रहती है, तो वो क्या है कि जब भी हमें स्टिर करना होता है तो ओपन करते हैं, स्टिर करते हैं, फिर वापस उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा तो मैं एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम है, ठीक है ना। एग्जैक्ट डायग्राम बनाना इज डिफिकल्ट, यू कैन सी इन द एनसीईआरटी, वहां आपको और अच्छे से मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ हम बोलते हैं वुडन बॉक्स, वुडन या फिर इंसुलेटिंग बॉक्स। क्लियर? तो बेटा इसके बारे में कुछ छोटा सा लिख लें थ्योरी। डायग्राम बना लिया आपने? 1 मिनट सर। हाँ, थ्योरी सिर्फ एक लाइन ही लिखेंगे अपन, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्योंकि ये चीज आपको कभी कभी बोर्ड्स में, स्कूल एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इसलिए आपको आना चाहिए। बेटा कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बस इतना चाहता हूँ, है ना। डन सर। डन, ओके। सो बीड्स आर एब्जॉर्बिंग हीट, हाँ ठीक है। बीड्स क्या कर रहे हैं, वाटर और कॉपर से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। और बीड्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वो टी नॉट से फाइनल टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, और कॉपर और वाटर का टेम्परेचर डाउन होगा क्योंकि वो हीट रिलीज कर रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कैलोरीमीटर क्या होता है, तो लिख लीजिए कैलोरीमीटर
कैलोरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक्चुअली वी कैन से पूरा अरेंजमेंट रहता है, तो इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड द specific heat capacity of unknown material। ठीक है, समझ पाए? बाकी इसका प्रॉपर अरेंजमेंट और उससे मतलब इसमें वेसल होती है, स्टिरर होता है, थर्मोमीटर होता है ना, और वुडन बॉक्स में इसको रखा जाता है, ये सारी चीजें मतलब ये जो थ्योरी पार्ट है बेटा, तो वो मैं यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी वो मैंने आपको समझा दिया, और जो बच रहा है वो इज जस्ट इसकी लाइक इसका जो भी स्ट्रक्चर है, इसके कंपोनेंट्स है, उसके बारे में है, तो वो सब आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, read from NCERT in detail, read from NCERT in details। ठीक है, मैंने क्यों नहीं आपको वो सारी चीजें लिखवाई, क्योंकि बेटा आपको मेन एग्जाम के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको जो मैंने बताया दैट इज इनफ, मोर देन इनफ। ओके, समझ पाए? हाँ, यस हम सर। हीट कब, हाँ आप पूछ रहे हो बेटा कि हम हीट कब प्रोवाइड करना बंद कर देंगे। बेटा देखो, आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब उसको लाइक कितना, देखो आपको टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं इंक्रीज करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जैसे कि आपने मान लिया कि टेम्परेचर 90 डिग्री तक इंक्रीज कर दिया, तो बेटा 90 डिग्री फिर वो बीट्स खोगे तो वो सब इक्विलिब्रियम पे आने पर भी क्या होता है, टाइम लगता है, राइट? तो आप सिंपल क्या करोगे, लेट से आपने टेम्परेचर ले लिया कुछ 50 डिग्री, है ना, या फिर 57 डिग्री ले लिया, और सराउंडिंग टेम्परेचर 27 डिग्री है, तो ऐसे में ही डालना इज बेटर, राइट? तो कुछ भी है, ऐसा कुछ ऐसे लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना टेम्परेचर तक बढ़ाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपकी इच्छा है ना, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है बेटा, आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, कैलोरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। कहाँ लिखनी है? इस डायग्राम के जस्ट बाद में लिखनी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप इतना ही हीट करोगे कि वाटर बॉईल ना करे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट से कम रहना चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, हो गया। और दोस्तों, Done, sir. ओके, चलिए, तो यहाँ तक आप सबने नोट कर लिया। अब ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये आपको नोट करना है, मतलब ये जो लिखा है ना मैंने, हाँ अंडरस्टूड है, सारी चीजें तो नॉन है हमें, है ना, सारी चीजें पता है। जिस हमें नहीं पता है तो वो स्पेसिफिक हीट ऑफ बीट है, वी कैन फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ बीट फ्रॉम हियर। सर ठीक है, हाँ मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि कौन सी चीज क्या है ना, उससे क्या है कि आप कंफ्यूज नहीं होगे। MU, सेकंड स्क्रॉल अप बिट का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यस यस यस, मास ऑफ कॉपर वेसल, एक मिनट में ये लिख लूँ। यस सर।
मास ऑफ कॉपर वेसल। उसके बाद mw इज, अच्छा ये ऐसे ही दिख रहा है, तो इसको मास ऑफ वाटर। उसके बाद mb इज मास ऑफ बीट, मास ऑफ बीट। के बाद यहाँ पर SCU की बात करें तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। उसके बाद SW की बात करें तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और SB स्पेसिफिक हीट ऑफ बीट। और अब मैं यदि बात करूं कि टेम्परेचर की, तो T0 इज सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर मतलब इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बीट, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बीट्स, ठीक है ना। T1 क्या है, तो वो हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड वेसल आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग। और लास्ट टू इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, है ना, या फाइनल टेम्परेचर, और वी कैन से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है। या तो मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाए, राइट। जिस चीज को नोट करना है बेटा प्रॉपरली नोट कर लो। ये कैलोरीमीटर का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा दिया बेटा, स्कूल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे को इतना मेन में इतना नहीं चला। यहाँ से करें, यही है ना, यहाँ से तो स्टार्ट किया था कैलोरीमीटर। यस, ले लो स्क्रीनशॉट। डन। ओके दोस्तों, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Sir, lower part, please. सर ये उल्टा भी हो सकता है ना कि we put hot beads inside and water is at a lower temperature. हाँ कर सकते हैं, बट वो फिर बीड्स का टेम्परेचर मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, इसलिए। ठीक है, सर नहीं, पहले ही मेजर करके हाँ ठीक है, डालेंगे ना। कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। यस, ओके। वैसा भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। एक काम करते हैं, रुको, इस पूरे को एक साथ ही ले लेते हैं ताकि डन। ओके दोस्तों, आगे बढ़े। So वो फाइनल टेम्परेचर के बाद में क्या लिखा है ब्रैकेट में आपने? फाइनल टेम्परेचर के बाद लिखा है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, है ना, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ओके। हम्म डन सर।
चलिए बच्चों आगे बढ़ जाए, ठीक है। या तो ये अपना कैलोरीमीटर का भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ बेटा म्यूट करो, बेटा म्यूट करो। या तो आपके ये कैलोरीमीटर का कॉन्सेप्ट भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है कौन सा, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी एंड ऑल, वही सारी चीजें है ना, ठीक है। बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बोलिए। व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसी को याद है, किसी को versus पता? time. The क्या बेटा? universe is always trying to get to a state of maximum entropy, ओके, maximum randomness. यस, ओके, बिल्कुल सही। केमिस्ट्री में इस तरह से बताया जाता है, राइट? ओके, और A heat engine can never be 100% efficient. वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है, यस। तो बेटा ये ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इस चीज को अपन लिख लेते हैं। वैसे आपको जेई में एडवांस में नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्या है कि जेई मेन में आपको थ्योरेटिकल टाइप में दे सकते हैं ऐसी चीज, है ना। और बाकी स्कूल में इसको जरूर पूछा जाता है, स्कूल के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। समझ में आया? तो कोई दिक्कत? चलिए नोट करते हैं फिर। तो पहले एंट्रोपी क्या होती है उसको नोट कर ले। एंट्रोपी, व्हाट इज एंट्रोपी? जो केमिस्ट्री में था वही, Degree of randomness. डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ओके। तो हम सकते कि जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सारे क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं ना। तो वैसे ही हमारे पास एक और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है जिसे हम एंट्रोपी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे हम एंट्रोपी के नाम से जानते हैं। और ये हमें दिखाता है कि सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लाइक वी कैन से कितना जितना ज्यादा डाइवर्जन होगा उतना ही ज्यादा वी कैन से एंट्रोपी ज्यादा होगी। और वी कैन से कि जितना ज्यादा वी कैन से ऑर्डर्ड होगा उतनी ही एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। तो वैसे तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही होती है, एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होती है, ठीक है। सो वी कैन से डिग्री ऑफ रैंडमनेस, है ना। तो ये चीज आपको आती है केमिस्ट्री में, राइट? यस दोस्तों, Yes. यस। तो कोई सिस्टम जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड है वी कैन से उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए तो लिखें, यस दोस्तों। तो वी कैन से कि द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिख लो बेटा, हेडिंग लिख लो जल्दी से, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको पूछने वाला है इसको मेन में। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? हाँ बेटा चलेगा, आप कैलोरीमीटर के नीचे ही कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बेटा ये सारी चीजें एक ही चैप्टर का पार्ट है। आप चाहें तो नेक्स्ट पेज से भी लिख सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट पेज से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट पेज से लिख लो, ठीक है। ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नेक्स्ट पेज से लिख लो, ठीक है, नेक्स्ट पेज से लिख लो, कोई नया चैप्टर की हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। वो तो आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम से ही समझ गए कि इट इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली। या समझ आया? आगे बढ़े। तो जो केमिस्ट्री वाला है वही वाला ही यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है कि फिजिक्स में हम लोग दो स्टेटमेंट्स की हेल्प से समझते हैं, ठीक है, केल्विन प्लैंक और वी कैन से हम बोल सकते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, एंट्रोपी वाले को सेकंड लॉ बोल लेते हैं, और जो ये जो केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट है उसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल लेते हैं कुछ लोग हैं।
समझ पाए? केमिस्ट्री में कितने लॉ पढ़े थे आपने? 3. 3, है ना? तो आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस एंट्रोपी वाला लॉ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। तो मैं अलग स्टेटमेंट लिखा हूँ, केमिस्ट्री वाला स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दैट विल बी बेटर। बेटा बोलो क्या लिखा था केमिस्ट्री में आपने, एग्जैक्टली बोलो, वही वाला लिख लेते ताकि आपको दो अलग चीजें कंफ्यूज ना करें। यस बेटा। हेलो। Sir, the chemistry one was very similar to what you're giving right now. क्या बोलते हैं, the universe is a constant change of, sorry, the rate of the universe is always increasing in entropy, like something similar to that. हाँ हाँ हाँ, या मैंने तो एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा था, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। So I think the chemistry one was a different wording, but it meant the same thing. या मैंने मीनिंग ही लिखा है बेटा, मैं तो सिंपल लैंग्वेज लिखता हूँ आपके सामने, ठीक है ना? समझ में आया? तो ये क्या है, ये Sir. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यस बेटा बोलिए। Sir, the chemistry one was splitted into two parts. One was entropy of universe is continuously increasing, and second, no heat engine is 100% efficient. That is, all heat can't be converted into work done for heat engine. क्या? ठीक है, तो वही चीज लिख देते हैं आप भी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना? चलेगा? यस दोस्तों। या तो बोलिए बेटा, सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा था? No heat engine is 100% efficient. यस, नो हीट engine is 100% efficient। बिल्कुल सही है। That यहाँ is, पर ये no यही all चीज हम फिजिक्स में भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो। that is, all heat can't be converted into work done या for heat engine. यस, cannot be converted into work done by the heat engine, right? For heat engine. हाँ एक ही बात है, फॉर हीट इंजन। बेटा यहाँ पर लिख लेता हूँ सेम एज केमिस्ट्री, ठीक है बेटा? मैंने इसलिए आपको यही लिखा था कि आपको दो चीजें याद नहीं रखनी पड़े, एक से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है? या नोट कर लो इसको। एक्चुअली देखो, फिजिक्स में लिखते हैं तो अपन इसको ऐसे डिटेल्स में लिखते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन अ हीट इंजन व्हिच वर्क्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस एंड whose only result is the, we can say, take heat from the body and at a single temperature and convert it completely into mechanical work। तो इतना लंबा सा स्टेटमेंट होता है, तो इससे अच्छा है कि मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री वाला ही याद रख लो, ठीक है? तो उसको हम लोग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलते हैं जनरली। या तो बेटा एंट्रोपी के बारे में आपने क्या पढ़ा था? एंट्रोपी का बोल दो डेफिनेशन, केमिस्ट्री वाला ही बोल लो, वही यूज कर लेंगे। एंट्रोपी। यस, It is measurement of degree of randomness. ओके, इट इज a thermodynamic variable which gives degree, we can say, which gives measurement of degree of randomness। यस, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे कि जो हीट एक्सचेंज हुई है ये वो है डेल्टा क्यू, और कोई टेम्परेचर टी है। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज नॉट डिफाइंड, राइट? समझ में आया?
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी इज डिफाइंड, राइट? बट द चेंज in entropy can be defined, ठीक है? So we can say hence change in entropy, change in entropy, change in entropy को आप लिख सकते हो डेल्टा S, ठीक है? डेल्टा S is equals to डेल्टा Q upon TT for temperature, ठीक है? क्या आप समझ पाए? तो देखिए ये क्या है कि किसी सिस्टम का टेम्परेचर T है और ये टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, ठीक है ना बेटा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर फिजिक्स में टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं जनरली एसआई यूनिट्स में, है ना? ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट वी कैन से डेल्टा क्यू इज गिवन टू इट, यानी कि सिस्टम क्या कर रहा है कि डेल्टा क्यू हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि द एंट्रोपी या फिर सॉरी चेंज इन एंट्रोपी कैन बी गिवन बाय डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, ठीक है? समझ पाए? गॉट दोस्तों, दैट्स इट, बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा कुछ अपने लिए इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी, ठीक है? Sir, हाँ बेटा, sir, degree of randomness is like with reference to motion of molecules. यस अच्छा, okay. यस, ठीक है? तो बेटा यदि कोई एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस ले ली जाए तो क्या होगा बेटा? तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, कोई बता सकता है? एडियाबेटिक Zero. रिवर्सिबल प्रोसेस Zero, because the जीरो, rate of change. क्योंकि या क्योंकि डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना? तो इसलिए हम बोलेंगे कि डेल्टा एस की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ठीक है? नो चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है? तो बेटा ऐसा कोई भी सिस्टम पॉसिबल नहीं है जिसके लिए हम क्या कर पाए, उस आइसोलेटेड सिस्टम की हम लोग एंट्रोपी डिक्रीज कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? तो हमेशा क्या होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ठीक है? समझ में आया? तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव, बेटा इस चैप्टर का टेस्ट कब है? हेलो, It's somewhere in March, I think. ओके 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 सर 13th मार्च को। ओके, नो प्रॉब्लम, तब तक तो अपन कंप्लीट कर चुके होंगे। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज डिक्रीज्ड, ठीक है? दैट्स इट, नोट कर लो इतना, एंट्रोपी के बारे में इतना लिखना काफी है हमारे लिए। ये जनरली क्या है कि केमिस्ट्री में पूछा जाता है, बट स्टिल हम लोगों को भी अवेयर रहना है इस चीज से, क्योंकि हमें भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में है तो इट कैन, राइट? तो आपको पूछ सकते हैं, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? डेल्टा क्यू अपॉन टी इज द चेंज इन एंट्रोपी। So T in the formula is temperature, right? यस बेटा, टी इज द टेम्परेचर, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसके नीचे, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, टी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट So what if टेम्परेचर। delta Q is also negative?
बेटा वैसे देखा जाए तो एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा क्यू जो है, हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे यहाँ पर। ओके समझ सर। में आया? हमें हीट एब्जॉर्ब की बात करनी है, तो डेल्टा क्यू इज हीट एब्जॉर्ब। वैसे देखा जाए तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है, लेकिन बेटा हम लोग यदि देखें ओवरऑल तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो होती है वो इंक्रीज ही होती है, ठीक है। तो सारा वी कैन से कि बेसिकली ये एफिशिएंसी से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि जिससे हम लोग हीट से वर्क तो कर सकते हैं, मतलब एनर्जी देकर उसको पूरी तरह से वर्क कर सकते हैं, लेकिन वर्क को पूरी तरह से हम लोग वापस हीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो ये लॉ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। या चलिए, तो यहाँ पर इतना तो ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा जो है वो सेकेंड लॉ हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से भी समझते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लीजिए इसको। देयर आर, ये ऊपर वाला सारा कुछ नोट कर लिया आपने? यस, Yes. 1 minute. गुड। इस लास्ट लाइन बचा। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। तो देखो ये वाला जो कुछ भी लिखा था ना, ये तो केमिस्ट्री वाला था, है ना। अब देखो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और वो आपको हमेशा लिखना पड़ता है, जरूर लिखना पड़ता है। मतलब एग्जाम में आपको पूछेंगे तो आपको ये दो स्टेटमेंट ही लिखने पड़ेंगे। कौन से? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, बट हम लोगों को लिखना ही है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, सो हो गया ये। लिखिए, देर आर टू स्टेटमेंट्स, देर आर टू स्टेटमेंट्स on the second law, on the second law of thermodynamics. तो दो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं बेटा, और ये इंपॉर्टेंट है ना, एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो बेसिकली आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब भी पूछा होता है तो आपको ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो नंबर वन इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये पढ़ा था आपने केमिस्ट्री में? यस, नो? या तो देख लो बेटा, सेकेंड लॉ को एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आप इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ अब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट की बारी। तो पहले केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में लिखते हैं। या इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन। एक्चुअली जो हमने ऊपर लिखा ना, वही चीज, ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा था ना, कौन सा? नो हीट इंजन इज 100% एफिशिएंट, ये वही स्टेटमेंट है, लेकिन क्लॉसियस ने अपने वर्ड्स में बोला है, तो वो आपको याद रखना होता है, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible for a heat engine to impossible
for a heat engine to produce a net या फिर total work in a complete cycle if it is if it exchanges heat only with bodies at single fixed temperature। देखो बेटा, ये पढ़ के पता चल रहा है इसने क्या बोला है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू प्रोड्यूस अ नेटवर्क इन अ कंप्लीट साइकिल इफ it exchanges heat only with a bodies at a single fixed temperature। तो बेटा ये हीट इंजन जब देखेंगे तब और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट जो था वो क्लॉसियस स्टेटमेंट था, तो वो भी हम लोगों को पढ़ना है। So number 2 is the Clausius statement। Clausius statement, ठीक है। We can say you have to mug up these two statements, ठीक है, क्योंकि ये आपको स्कूल्स वगैरह में पूछा जा सकता है। बाकी मेंस के लिए इतना कुछ दम नहीं है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इसका मीनिंग क्या है वो पता होना चाहिए। किसका? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ये ऊपर हमने लिखा हुआ है, ये चीजें कौन सी, ये वाली, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंट्रोपी आपको पता होनी चाहिए, दैट्स एनफ, ठीक है। लेकिन क्लॉसियस स्टेटमेंट यदि आपको जैसे कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया कि व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। इवन एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही कॉपी कर लेना, मतलब वही मगअप कर लेना है, दैट विल बी बेटर, ठीक है। इट इज, वी कैन से कि यहाँ पर हम लोगों को अभी रेफ्रिजरेटर भी पढ़ना होगा, है ना। या तो क्लॉसियस स्टेटमेंट थोड़ा सा लॉन्ग ना हो जाए, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहता हूँ। सो इसको मैं कैसे कंप्रेस करूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो इसको हम लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इट इज इम्पॉसिबल ऊपर लिखना बाकी है, लिख लो, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लिख लो। हाँ जी, तो मैं क्लॉसियस स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस operating in a cycle that can transfer heat from a colder body to a warmer body। समझ रहे हो? क्या आप मेरी बात समझ पाए? देखो, स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है ना। और ऐसी कोई डिवाइस नहीं कर सकते जो क्या कर पाए कि कोल्डर बॉडी से जो हॉटर बॉडी है उस तरफ टेम्परेचर वो हीट को फ्लो करवा पाए, है ना, विदाउट कंज्यूमिंग एनी वर्क, है ना, वर्क के बिना। वर्क करोगे तो ऑब्वियसली, जैसे रेफ्रिजरेटर है वो क्या करता है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, मतलब सॉरी, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर ही हीट को फ्लो करवाता है ना। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें कंप्रेसर वर्क करता है ना, उसमें वर्क करता है वो।
तो विदाउट वर्क ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वार्मर बॉडी विदाउट कंज्यूमिंग वर्क, इतना लिखना काफी है, ठीक है। समझ में आया? इसका सीधा स्टेटमेंट समझ में आया? टेम्परेचर नेवर फ्लोज, या फिर वी कैन से एनर्जी नेवर फ्लोज फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क, ठीक है। Sir, but how is refrigerator doing that? Like you said बेटा that it, रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है? रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर ऑब्वियसली हाई बाहर रहता है और लो इनसाइड रहता है, और वहां पर हीट जो है वो कंटिन्यूअसली लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर ही फ्लो हो रही है, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना। लेकिन वहां पर कौन वर्क कर रहा है? फ्रिज में लगा हुआ कंप्रेसर। समझ में sir, आया? but even in a fridge, like the fridge doesn't get colder when you put a hot body inside. हाँ, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, वो हॉट जो भी अंदर हॉट बॉडी रख रहे हो ना, वो हॉट बॉडी का सारा जो भी हीट है वो लेकर वो बाहर फेंक देता है थोड़ी सी देर में। Yes, समझ sir. में So आया? how? Yes, sir. So उसके लिए उसके लिए क्या है बेटा? हॉट बॉडी जो है वो सराउंडिंग है। समझ में आ रहा है? सराउंडिंग इज yes, द, हाँ, और जो अंदर वाला है उसको अंदर वाले चैम्बर को कूल करना होता है, ठीक है। वो कोल्डर वाला इनसाइड है, ठीक है। समझ में आया? okay, sir. या ऐसा नहीं है कि कोई भी हॉट बॉडी से वो डायरेक्टली खींच लेगा, ऐसा नहीं होता। बाहर वाले सराउंडिंग से, समझ में आ रहा है? सराउंडिंग में वो क्या करता है? हीट रिलीज करता रहता है कंटिन्यूअसली। ओके, आपने देखा है कभी आप फ्रिज के आसपास जाते हो, फ्रिज के पीछे या फिर फ्रिज के साइड में कभी हाथ लगा के देखा है आसपास? Yes, sir. आप It's देखोगे warm. वहां पर बहुत गर्म हो रहा है ना? यस, बहुत हीट होता है, करेक्ट। Yes. यस, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिज अपने अंदर की हीट को बाहर निकाल रहा है, वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को बाहर फेंक रहा है, जो कि उसकी बाहर वाली सरफेस पर आप पीछे की तरफ या साइड में फील कर पाते हो। ओके, So you mean to say under it is ठंडा and like बाहर the air is warm, so it is like ठंडा से warm की हाँ, तरफ it is throwing. यस यस, कोल्डर से हायर टेम्परेचर की ओर, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग की ओर वो एनर्जी को फ्लो करवा रहा है ना, ठीक है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर, बट क्यों करवा पा रहा है? क्योंकि वहां पर वर्क करने वाला कंप्रेसर है, ठीक है। उसके पास मशीन्स लगी हुई हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये वर्क कर रही है, ठीक है ना। समझ में आया? डन, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, तो देखो एक दो चीजें और है जो कहीं कहीं आपको मिल सकती है, जैसे कि ये कंप्लीट हो गया है ना, ये सब कंप्लीट हो गया है। अभी अपने दोनों स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए, सेकंड लॉ कंप्लीट हो गया है। अब अपन एक स्टार मार्क करके एक छोटी सी चीज लिखते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है ना। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है? किसी को कोई आइडिया? पढ़ा है कभी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है? हेलो, व्हाट इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? यस, एनीबॉडी? सुना है कभी? Can you repeat, sir? What is the quasi-static process? Sir, what can you repeat? We can say QUASISTATIC. Quasi-static process क्या होती है? सर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है ना जिसमें मतलब स्लोली इंटरनल इक्विलिब्रियम अचीव होता है। ओके, बिल्कुल सही है, सही बात है, ठीक है। वी कैन से कि एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा स्लो होती है, ठीक है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज एन idealized process, idealized process in which all changes take place
all changes takes place very slowly, we can say infinitely slowly, यानी कि वेरी स्लोली बोल सकते हैं, ठीक है। सो लाइक आइडियलाइज प्रोसेस मतलब रियल में नहीं होगा ये। हाँ बेटा, क्योंकि ऐसा हम नहीं बोल सकते, बस ये एक आइडियलाइज्ड ही है, समझ रहे हो, मतलब रियलिटी में ऐसे नहीं होगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि दैट इज, इसको और वर्ड्स में लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, कि कोई ऐसी प्रोसेस है कि इफ द प्रोसेस if the process a process is performed in such a way performed in such a way that at any instant that at any instant during the process at any instant during the process the system is very nearly the system is very nearly in thermodynamic equilibrium। मतलब देखो बेटा, ये बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ क्या रहता है, नियरली सब कुछ कांस्टेंट ही रहता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक वी कैन से थर्मल इक्विलिब्रियम की बहुत ही क्लोज रहती है प्रोसेस हमेशा, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम पर क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ना, तो इसका मतलब यदि वो प्रोसेस बहुत स्लोली मूव करे, वेरी स्लोली, इनफाइनाइटली स्लोली, तो आप देखोगे 1 घंटे के बाद भी उसका टेम्परेचर जो है बहुत बहुत स्लाइटली वेरी करेगा, मतलब आप उसको ऑलमोस्ट थर्मल इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते हो। आई बात समझ? दैट्स इट। अब अपने को हीट इंजन पढ़ना है, ये सारी चीजें हो गई अपनी। अब आप पढ़ोगे हीट इंजन एंड एक और चीज बची है फिर कार्नोट इंजन, ये 2 चीजें हो गई, मतलब अपना चैप्टर खत्म। रेफ्रिजरेटर भी है वैसे तो, वो भी पढ़ेंगे। चले, नोट करो इस चीज को, कुछ रहा तो नहीं? तो वो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट दिखाओ ना। या डन? यस सर। ओके, चलिए अब आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज पर, दैट इज हीट इंजन। देखो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है ना, लेकिन इसको एक बार जस्ट देख सकते हैं। हीट इंजन, बेटा हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा इंजन है जो क्या करता है, कोई सोर्स है ना, कोई सोर्स है जिसका कोई टेम्परेचर होगा T1, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि
ये T1 टेम्परेचर Can you show the upper part once? ये और भी ये इतना काफी है बेटा। Yes, और sir. ऊपर Last slide is only readable. ओके 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 Done, sir. डन। चलिए तो सबसे पहले हीट इंजन होता क्या है वो देख लेते हैं। हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which converts heat into work continuously through a cyclic process। ठीक है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है कंटिन्यूअसली थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर? So like steam engine. हाँ, या Anything that works on heat, right? Any engine works. यस आप यस बेटा। Even a जैसे nuclear कि reactor. जैसे कि आपका गाड़ी का इंजन भी ले लो, स्कूटर का या वी कैन से बाइक का इंजन, कार का इंजन, वो क्या करता है? आप फ्यूल डालते हो, ठीक है, फ्यूल क्या होता है? कंबशन होता है उसका, और उस कंबशन से क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और उसी को वो वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. यस। तो इसके हमेशा हम बोल सकते हैं मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। सोर्स होता है, सोर्स मतलब जहाँ से हीट ली जाती है, जो हाई टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। फिर आता है वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है? जो भी उसका वर्किंग सब्सटेंस लाइक पेट्रोल है, फ्यूल है, कुछ भी ना, फ्यूल, पेट्रोल, स्टीम इंजन के लिए स्टीम हो सकता है, और अपने जो इंजन होते हैं उन सब के लिए डीजल या पेट्रोल होता है, तो वो वर्किंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं हम लोग सिंक। सिंक मतलब वो हम बोल सकते हैं एक तरह से सराउंडिंग हो गया, जहाँ पर क्या होता है कि सारी हीट रिलीज की जाती है, ठीक है ना। ओके, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि साइलेंसर से हीट रिलीज होती है, वी कैन से धुएं, धुएं की फॉर्म में जो कुछ भी है वैसे हीट रिलीज होती है, राइट। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके पार्ट्स की। तो सबसे पहला होता है सोर्स। सो इट इज हैविंग 3 पार्ट्स: सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड सिंक। तो बेटा डिटेल में आपको कहाँ से पढ़ना है? ये एनसीईआरटी से पढ़ना है। बाकी होता क्या है ये मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। सोर्स से हमेशा क्या किया जाता है? हीट ली जाती है। इट इज ऑलवेज एट हायर टेम्परेचर। द सोर्स ये T1, इसके पास बहुत सारी क्या है? एनर्जी, मतलब इसके पास काफी, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। यहाँ से हीट को लिया जाता है। We can say कि heat is taken from the source। ठीक है, तो जो भी हीट ये ले रहा है उसको Q1 बोल देते हैं अपन। और फिर क्या होगा? फिर हम बोलेंगे कि ये हीट इंजन क्या करेगा? ये यहाँ से कुछ वर्क करेगा, तो जो भी वर्क है वो यहाँ से लिया जाता है। तो लेट्स से W वर्क इज टेकन फ्रॉम हियर, एंड यहाँ पर हम ले सकते हैं सिंक, ठीक है, जिसका टेम्परेचर हम T2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली यहाँ पर सोर्स, यहाँ पर ये क्या हो गया? ये हीट इंजन हो गया आपका। ठीक है, तो मतलब हमने बेसिकली उसकी वर्किंग प्रोसेस को यहाँ पर शो किया है कि वो सोर्स से हीट लेगा, फिर उससे कुछ वर्क करेगा, और बची हुई जो भी हीट होगी उसको रिलीज कर देगा। यानी कि ये आपको नहीं लग रहा एक तरह से यहाँ पर भी सारी हम लोग हीट्स का ऐसे लिख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देखो, हम लिख सकते हैं कि जो ये W की वैल्यू है ना, ये Q1 माइनस Q2 के बराबर लिखते हैं, या नो? क्या आप इस बात को समझ पाए? Q1 हीट ली, कुछ वर्क किया, और बची हुई हीट कितनी है? Q2, उसको उसने रिलीज कर दिया। सर एनी प्रॉब्लम सर विद दिस? पर वापस से हाँ बेटा। एक्सप्लेन करेगा, सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है? हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है ना? हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है।
तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेजरली, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड सिंक। सोर्स क्या होता है? सोर्स मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हाई टेम्परेचर वाला पार्ट होता है जहाँ से हीट ली जाती है, ठीक है, और फिर उससे वर्क करते हैं, तो वर्क है W, और जो बची हुई हीट है वो Q2 है। इसको Q2 लिख लेते हैं, जो कि वो सिंक को रिलीज कर देता है, सिंक को दे देता है, यानी कि सराउंडिंग को दे देता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। क्या आप इस बात को समझ पाए? हेलो, यस, ठीक है ना। या बाकी आपको इसको एनसीईआरटी से पढ़ना है थोड़ा सा डिटेल में, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीजें आपको पूछी जाती हैं स्कूल एग्जाम्स में, ठीक है ना, तो इसलिए आपको सर थोड़ा सा। यस बेटा बोलिए। ये साइक्लिक प्रोसेस कैसे होगा? बेटा साइक्लिक प्रोसेस ही इस तरह से होता है, देखो ये सोर्स है ना, इसका टेम्परेचर T1 होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी इंजन होते हैं उनमें पिस्टन्स लगे होते हैं, सबसे पहले पिस्टन्स आता है, पिस्टन आके इसके ऊपर गिरता है, ठीक है, और वो हम बोलेंगे कि वो एक तरह से वो कंडक्टिंग होता है। तो बेटा यहाँ से क्या होगा, जैसे ही वो पिस्टन इसके ऊपर गिरेगा, तो पिस्टन इसके ऊपर गिरते ही यहाँ से हीट ले लेगा, तो उस पिस्टन का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, ये जो भी इसने हीट ली है, ये उस इंजन में उससे हीट ले लेगा और वर्क करेगा, और आफ्टर दैट क्या करेगा, जो बची हुई हीट है ये पिस्टन इसको टच करेगा, दिस इज सिंक। इस सिंक को टच करके और जो हीट रिलीज कर देगा, बची हुई हीट सारी इसको रिलीज कर देगा, और इसका टेम्परेचर T2 बन जाएगा, क्योंकि सिंक का टेम्परेचर T2 है। समझ में आया? तो एक जगह से हीट एब्जॉर्ब करता है, सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर उससे वर्क लेता है, और सिंक को जाकर मतलब अपना खुद को वापस इनिशियल टेम्परेचर तक लाने के लिए, है ना, खुद को वापस इनिशियल टेम्परेचर तक लाने के लिए वो क्या करता है, सिंक को हीट दे देता है और वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। समझ में आया? हाँ हेलो, यस सर, यस, यस, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वर्क हुआ, एंड देन वापस टेम्परेचर सेम हो गया। यस, सर सोर्स एंड सिंक डिफरेंट जगह पे होगा ना? हाँ बेटा, यस, दोनों अच्छा डिफरेंट ओके। जगह पर होगा, ठीक है। समझ आया? तो देखो ये ना, हमने क्या किया, हमने मेनली इसको इस तरह से शो किया, देखो अलग अलग टाइप का डायग्राम बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी, हाई टेम्परेचर बॉडी, ठीक है, या हाई टेम्परेचर प्लेटफॉर्म या बॉडी, जो कुछ भी है, ओके। यहाँ पर अब यहाँ से क्या हो रहा है, क्यू हीट ले रहे हैं, Q1 हीट ले रहे हैं, वो Q1 हीट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर ये W वर्क जो है ये इससे लिया जाएगा, और जो भी बची हुई हीट है वो सिंक को दे दी जाएगी। तो सिंक जो होता है वो लो टेम्परेचर बॉडी होती है, ठीक है। समझ आया? तो अब देखो सबसे पहले क्या होता है, जो पिस्टन होता है वो सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर उससे वर्क लेता है, और फिर सिंक को जाकर बची हुई हीट दे देता है, और सिंक का टेम्परेचर T2 है, तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, T2। फिर से जाता है सोर्स के ऊपर, वहां से हीट गेन करता है, वर्क करता है, और फिर वापस सिंक को आ जाता है, मतलब उसका T2 से टेम्परेचर वापस T1 होता है, फिर वर्क लेता है, फिर T2 हो जाता है, फिर T1 होता है, वर्क लेता है, T2, तो ये एक साइकिल चलता रहता है कंटिन्यूअसली, है ना, सो दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। गॉट इट? सर वो सिंक टेम्परेचर T2 पे है, तो जब उसको हीट देगा तो टेम्परेचर कहीं मिड में बेटा जाके होगा ना? वी कैन से कि सिंक एक ऐसी चीज है जिसकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, कहने का मतलब उसको जितनी भी हीट दे दी जाए वो सारी खाता जाता है, उसके बाद भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जैसे कि आपका सराउंडिंग। समझ में आया? अच्छा ओके। हाँ ओके। बेटा, आप कितनी भी हीट दो तो मतलब आप चाहे खाना बनाओ कुछ भी करो, तो सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग गर्म थोड़ी होता है, सराउंडिंग जैसा है वैसा ही रहता है, राइट, क्योंकि उसकी यस सर। बहुत बहुत एक्सपैंडेड है वो। क्लियर? तो सिंक भी वैसा ही कुछ होगा? हाँ, यस, मतलब सिंक एक ऐसी बॉडी है जिसकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, ठीक है, मतलब वो जितनी हीट दो उतनी वो ले सकता है, उस और उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो T1 T2 के बीच में स्विच होते जा रहे हैं यस, बस टेम्परेचर पे? T1 और T2 के बीच में ही चलती रहती है प्रोसेस, ठीक है। ओके ओके। समझ आया? तो ये W क्या है, W इज वर्क, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एक तरह से ये एक साइक्लिक प्रोसेस है,
तो कंटिन्यूअसली सोर्स और सिंक के बीच में चलती जाती है। क्लियर? आगे बढ़े। तो ये क्या चीज है बेटा? वर्क इज W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो ये वर्क डन बाय हीट इंजन है। क्या है? वर्क डन बाय हीट इंजन। तो अब हम वी कैन से कि अब हमें फाइंड करनी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यही चीज पूछी जाती है आपसे मेन में, है ना? एफिशिएंसी। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बेटा, एफिशिएंसी क्या होता है उस चीज को बताने की जरूरत है क्या? एफिशिएंसी इज जस्ट द रेशियो ऑफ, वी कैन से इट इज द, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से, है ना? दैट इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन बाय इंजन, इंजन ने जो भी वर्क किया और इंजन ने जो भी हीट एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब। बेटा आपको याद है मैंने साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी एक फॉर्मूला दिया था आपको, वर्क डन ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस डिवाइड बाय एब्जॉर्ब्ड, है ना? याद है? तो ये वही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये फॉर्मूला हो गया आपके सामने, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, है ना? इस चीज को हम आगे और अच्छे से लिखते हैं। हमने अभी अभी लिखा है कि वर्क डन बाय इंजन कितना होता है? यस, कितना होता है बेटा? Q1 माइनस Q2। हम बोल सकते हैं कि ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1 एब्जॉर्ब किया था ना, तो Q1, Q2 तो रिलीज किया है। किसको रिलीज किया बेटा? सिंक को दे दिया, लेकिन सिस्टम ने जो वी कैन से एब्जॉर्ब किया था वो Q1 था, तो W अपॉन Q1। ओके, तो वी कैन राइट हियर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। यस दोस्तों, समझ पाए? तो बेसिकली यू कैन राइट हियर eta is equals to 1 minus Q2 by Q1। That's all, finish, खत्म। रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, ये दोनों, है ना? ये वाला भी और ये वाला भी, एनी हाउ यहाँ लिखा हुआ है तो इसलिए दिक्कत नहीं है। सर प्लीज शो पर। हाँ, एफिशिएंसी क्या होती है सबको पता है ना? 100 कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब की और मैंने 80 कैलोरी तक वर्क किया और मैं थक गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? 80% इज माई एफिशिएंसी। वैसे ही है ये। सर इंजन सारा हीट क्यों नहीं यूज कर पाता जो हम प्रोवाइड करते हैं? बेटा सबसे पहली बात तो कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, ठीक है? कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, है ना? किसी भी चीज की एफिशिएंसी इस यूनिवर्स में 100% नहीं हो सकती, ठीक है? समझ आया? क्योंकि और भी बहुत सारी प्रोसेसेस बीच में आ जाती है, जैसे कि हो सकता है कि सराउंडिंग में कुछ पार्ट लॉस हो रहा होगा या समथिंग लाइक दैट। 100% को कभी यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है? सर सपोज मैं Q1 हीट दिया, हाँ, W वर्क में चला गया और बाकी सब तो लॉस लॉस होना चाहिए ना, Q2 बचेगा ही कैसे फिर? अरे वही, ये Q2 लॉस ही है बेटा। ये Q2 जो है वो लॉस ही है। एनर्जी, एनर्जी रिलीज इन द सराउंडिंग, वी कैन से, या रिलीज टू द सिंक। समझ पाए? Q1 आपने एब्जॉर्ब की, वर्क ले लिया, और जो बचा हुआ है वो Q2 है, ठीक है? तो अब वो Q2 को माइनस करना पड़ेगा ना Q1 में से, उतना ही वर्क हुआ ना। समझ पाए? तो ये Q2 जो है ये लॉस है, कंप्लीटली लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, सर लाइक सिंक इज अ स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे पिस्टन स्ट्राइक करता है या फिर ऐसे ही लॉस बेटा हम ऑफ बोल सकते एनर्जी हैं हो रहा है? कि सिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सराउंडिंग से जुड़ा होता है या हीट को सराउंडिंग में रिलीज कर पाता है, ठीक है? तो एक तरह से आप इसको सराउंडिंग कंसीडर कर सकते हो। गॉट इट? हेलो? हाँ यस सर। यस। तो वो एक इनफाइनाइट, हम लोग जस्ट बोलने के लिए बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट कैपेसिटी वाली बॉडी है जो सारी हीट खा जाती है, बची हुई सारी हीट जो भी उसको रिलीज की जाती है उसको खा जाती है, ठीक है? यस सर। क्लियर? तो बेटा एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। ये फॉर्मूला, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख लिया, ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1। Q1 मतलब हीट एब्जॉर्ब, ठीक है? तो अब वर्क कितना हुआ? तो मैंने बोला Q1 एब्जॉर्ब की थी और Q2 रिलीज कर दी थी, तो वर्क कितना हुआ? Q1 माइनस Q2। ये आ गया Q1 माइनस Q2, ठीक है? फाइनली दिस, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। Q1 क्या है, Q2 क्या है बेटा? Q1 इज हीट
एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोर्स, और Q2 क्या है? हीट रिलीज्ड टू द सिंक। क्लियर? एनसीईआरटी से एक बार रीड करना बेटा, तो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना? वैसे इतना ही है, कॉन्सेप्चुअल ही इतना ही है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको पूरा वर्किंग प्रोसेस वगैरह दे रखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं दे रखा होगा तो ठीक है, छोड़ देना, कोई बात नहीं, अभी जरूरत नहीं है ना। आगे यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऐसा कुछ लेते हो तो आपको वैसे ही ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। अभी अपने लेवल पर इतना काफी है, ठीक है। डन? क्या हम आगे बढ़े? हेलो? Yes. यस। यस सर डन। ओके, तो क्लास कितनी बजे तक है? 11:45 तक है ना? Yes. हाँ, यस। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बात याद रखना कि कभी भी ना 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी कि एफिशिएंसी किसी भी चीज की 1 नहीं हो सकती। बेटा इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे? इनटू 100% लगा लेंगे, समझ रहे हो ना? यस। Yes. तो यहाँ पर यदि आपको परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहाँ पर आप जस्ट लिखोगे क्या? 1 माइनस Q2/Q1 इंटू 100%, ठीक है। दैट्स इट। ओके, shall we move? ओह, अच्छा मैंने यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया है ना, टाइपिंग एरर हो गया बेटा। 1 माइनस Q2/Q1 है ना। Q2/Q2 तो कोई मीनिंगलेस हो जाता फिर तो हर एक की 0% आ जाती। ये परसेंटेज फाइंड करना है, मेरा कहने का मतलब है जो ईटा है उससे 100% मल्टीप्लाई करना है आपको, और कुछ नहीं है ना। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं रेफ्रिजरेटर। बेटा रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, वो एकदम इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, और वी कैन से हीट पंप भी बोलते हैं इसको, हीट पंप। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट रिवर्स, मतलब आपको लोअर टेम्परेचर से हीट लेनी है और हायर टेम्परेचर की तरफ आपको देनी है, ठीक है। और हायर टेम्परेचर क्या होगा? एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है। क्या होगा? एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं है कि कोई हाई टेम्परेचर वाली जगह वहां होनी, ऐसा नहीं। सिर्फ एटमॉस्फेयर ही आपका हायर टेम्परेचर है, और लोअर टेम्परेचर मतलब इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो अंदर वाला जो चैम्बर होता है वो कूल हो जाता है, और बाहर वाला टेम्परेचर जो होता है वो हाई टेम्परेचर वाला होता है, सराउंडिंग होता है, ठीक है। चलिए, तो लिख लीजिए
कि इट इज बेसिकली a heat engine runs in, we can say, reverse direction. मतलब आप समझ लो कि कोल्ड से हॉट की तरफ, इन रिवर्स डायरेक्शन। एक ऐसा हीट इंजन है जो कि रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करता है। सो इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि है तो एक तरह से हीट इंजन ही, लेकिन ये जो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करता है। तो सबसे पहले आता है वर्क का मतलब सोर्स आता है ना। तो सोर्स मतलब बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर, और वी कैन से कि हाई टेम्परेचर वाला हमेशा सोर्स होता है और सिंक हमेशा लो टेम्परेचर वाला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सिंक से हीट निकाल के और सोर्स को दे दी जाएगी, यानी कि सराउंडिंग को दे दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है। और इसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है बेटा, उसमें जो भी गैसेस बढ़ते हैं कंप्रेसर में, है ना, तो वो गैसेस क्या होती हैं, वो वर्किंग सब्सटेंस की तरह काम करती है, फ्रेन गैस वगैरह होती है ना, ठीक है। चलिए, तो इसका मैं डायरेक्टली यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ। आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पर देखो, मेन में आपको कोई नहीं पूछता इतना, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होने चाहिए और हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है ये पता होना चाहिए। बाकी आपको बोर्ड्स एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और बेटा आपको पता है ना कि 75% मार्क्स चाहिए होते हैं यदि आपको एनआईटी जाना है तो, है ना। तो आप समझ लीजिए कि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है और बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सोर्स, और सोर्स क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। और इसका टेम्परेचर जो है इसको T1 बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। जो कि क्या हो गया, वी कैन से, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो ऑब्वियसली हाई होगा कंपैरेटिव टू रेफ्रिजरेटर, है ना। तो यहाँ से हीट इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये Q1, और देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई, यस, डायरेक्शन अभी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो वर्क पहले क्या हो रहा था, देखो बेटा, पहले ना इंजन वर्क, देखो इंजन वर्क कर रहा था, कैन यू सी कि डायरेक्शन ऑफ एरो विल बी आउटवर्ड, कैन यू सी द डायरेक्शन ऑफ एरो इज आउटवर्ड इन हीट इंजन। लेकिन यहाँ पर सिस्टम पर वर्क हो रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ एरो इज टुवर्ड्स द सिस्टम, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या होगा, सिंक, सिंक मतलब इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी है ना, वी कैन से कि कंटेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर बोल सकते हैं इसको, है ना। सिंक मतलब कंटेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, और इसका T2 टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ से हीट इस तरफ, देखिए आपने क्या किया, सिंक से Q2 हीट ली, लोअर टेम्परेचर वाले से ही आपने क्या कर ली, हीट ले ली, और फिर आपने सिस्टम पर वर्क किया और ये दोनों कंबाइंड होकर सोर्स को दे दिया जो कुछ भी हीट बनी, है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पर बोल सकते हो कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस W, यस और नो। क्या आप इस चीज को समझ पाए, यस। तो ये Q1 क्या होता है, यहाँ पर Q1 इज हीट एक्स, वी कैन से, जो Q2 है, Q2 वो क्या किया आपने, वी कैन से कि इस हीट इंजन में जो भी वर्किंग सब्सटेंस है, वर्क करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा उसको हीट चाहिए। तो Q2 हीट उसने एब्जॉर्ब की और फिर वर्क भी हुआ, और फिर ये कंबाइंडली Q1 जो है ये सराउंडिंग में रिलीज की गई, ठीक है। समझ पाए। तो देखिए रिवर्स प्रोसेस है, एरोस सारे उल्टी डायरेक्शन में, पहले क्या होता था, सोर्स से
शुरू होता था, अभी क्या है सिंक से शुरू हो रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंक इज लोअर टेम्परेचर। नहीं बेटा, हाँ सिंक इज ऑब्वियसली दिस इज एट लोअर टेम्परेचर, है ना, लोअर टेम्परेचर, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर के अंदर का पार्ट है, समझ रहे हो। और ये कौन है, ये सोर्स है, और ये हाई टेम्प कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर पर है ना, ठीक है। तो बट व्हेन वी जस्ट बाय द रेफ्रिजरेटर तब तो बाहर और अंदर सेम रहता है ना, बिफोर हाँ वी बेटा, जस्ट स्टार्ट द कंप्रेसर। हाँ बेटा, तब सेम रहता है, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि आप ना कंप्रेसर वगैरह को यूज कर रहे हो, यानी कि वर्क किया जा रहा है, तो बेटा यहाँ पर जब वर्क किया जा रहा है तो वर्क करने के लिए उसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से लेगा वो बेटा, आप जो मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो उससे कंप्रेसर चलता है, और कंप्रेसर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है ना। तो बेटा सिस्टम पर वर्क हो रहा है, ऐसी कंडीशन में सिंक से, यानी कि अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, तो अंदर की हीट वो ले लेता है, समझ में आया। हाँ यस सर। यस, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर की सारी हीट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए उसका टेम्परेचर फिर डिक्रीज होता जाता है, नीचे गिरता जाता है उसका टेम्परेचर, ठीक है, अच्छा, क्लियर। तो वर्क किया कंप्रेसर ने, Q2 हीट सिंक से अब्जॉर्ब कर ली, हाँ और Q2 हीट वही एटमॉस्फेयर को दे दी। यस, Q1 हीट दे दी एटमॉस्फेयर को, ठीक है, समझ आया। Sir, can you please scroll up? यस, Sir, even little more. सफिशिएंट और मोर। Sir. तो बेटा इसलिए रेफ्रिजरेटर के लिए कोई एफिशिएंसी जैसा वर्ड नहीं होता, ठीक है, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई एफिशिएंसी जैसी चीज ही नहीं है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जस्ट रिवर्स प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब भी की जा रही है, साथ ही साथ सिस्टम पर वर्क भी किया जा रहा है, और कंबाइंडली जो भी एनर्जी हो रही है उसको फिर रिलीज कर दिया जा रहा है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर इसके लिए एफिशिएंसी जैसा वर्ड नहीं होता, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। बेटा मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, लिख रहे हो अभी, Yes, sir. ओके। रेफ्रिजरेटर, बेटा इतना आया समझ में आपको सबको। बेटा ये एरो की डायरेक्शन सही बनाना है ना, एरो की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर व्हाट यू रोट बिलो सिंक इन ब्रैकेट। बेटा उसके लिए मैंने नीचे लिखा है कंटेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना, या फिर आप सिर्फ रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो भी कंटेंट है। ओके सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो हम लोग या यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसके लिए एफिशिएंसी जैसा वर्ड नहीं होता, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, समझ में आया। तो परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज, वी कैन से इट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये होता है रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड टू द वर्क डन, ओके। तो कोएफिशिएंट यहाँ पर आप लिख सकते हो द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर is expressed by means of coefficient of performance of performance, So ठीक है, can you या ओके, इसको कॉपी करो, फिर मैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखवा देता हूँ। बेटा आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है ना।
अब इसके बाद अपना सिर्फ कार्नोट इंजन बचेगा। और अब आप होमवर्क कर रहे हो बेटा, होमवर्क कर सकते हो, आप पूरा थर्मोडायनेमिक्स आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स यू कैन सॉल्व एक्सेप्ट कार्नोट साइकिल। सिर्फ कार्नोट साइकिल आप नहीं कर पाओगे, बाकी सब कुछ कर पाओगे। तो आप जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए बेटा। एक्सरसाइज 1 2 यू कैन सॉल्व। पूरा थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है। हाँ, थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर, ये दो चीजें बाकी है अभी, है ना, थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर। हो जाएगा जल्दी ही। So I didn't understand how the Q1 equals Q2 plus W. बेटा सुनो, आपने क्या किया, आप W को भी एक तरह से एनर्जी मान लो, ठीक है, एनर्जी मान लो, ठीक है। आपने Q2 एनर्जी, ये जो सर्कल दिख रहा है ये आपका सिस्टम है, सर्कल जो दिख रहा है ये आपका हीट इंजन है, ठीक है। अब Yes, क्या sir. किया, इस हीट इंजन ने रेफ्रिजरेटर से एनर्जी ली, और वर्क की फॉर्म में भी उसने क्या कर लिया, कंप्रेसर से भी उसने क्या ले लिया, एनर्जी ले ली। यस, समझ आया। Yes, sir. Yes. एरोज को देखो, अब ये दोनों जो है ये कंबाइंडली Q1 के बराबर होंगे। यस, Yes, sir. दैट्स इट, इसी चीज को बताना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर कोई आपसे पूछ ले कि वर्क कितना है, तो आप बोलोगे कि Q1 माइनस Q2, ठीक है। चलिए, नोटेड। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बेटा इस वर्ड से, बीटा वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्टेड। हीट एक्सट्रैक्टेड क्या है बेटा, Q2, है ना, अपॉन वर्क डन, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला यदि हम लिखना चाहते हैं तो वो है Q2 अपॉन W, ठीक है। और यदि इसको हम आगे सॉल्व करें तो वो क्या होगा, तो होगा कि बीटा इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 की वैल्यू ऑब्वियसली Q2 से ज्यादा है, और ये चीज पॉजिटिव ही आती है, ठीक है ना। या अब देखो, ये चीज जो होती है ना, ये Q जो होती है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो Q2 बिलोंग्स टू T2 एंड Q1 बिलोंग्स टू T1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। यदि और अच्छे से सॉल्व किया जाए तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि बीटा इज इक्वल्स टू, यस, T2, एक ही हो गया है ना, इसको डायरेक्टली अपन ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं ना, कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चलेगा, इसी को कर, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बस इतना ही, ठीक है। वहां पर क्या होता था, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब, लेकिन यहाँ पर क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर डिवाइड बाय वर्क डन, ठीक है। समझ पाए। Sir, how is heat extracted is equal to Q2? बेटा ये देखो ना, ये रेफ्रिजरेटर है ना ये, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, ये Q2 हीट एक्सट्रैक्ट की ना, दिख रहा है आपको, एरो देखो। But shouldn't it be Q2 minus Q1 because the heat extracted, the part that is getting worked is Q2 minus Q1, right? बेटा सुनो सुनो सुनो, आप एक चीज देखो, रुको। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, कौन कर रहा है वर्क, कंप्रेसर कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने इसको Q2 हीट दी, कहाँ से ली हीट, यहाँ से आपने सिंक से ली, ठीक है ना। और
यहाँ से भी आपने वर्क की फॉर्म में हीट ले ली, समझ में आ रहा है? वर्क की फॉर्म में आपने क्या ले ली? हीट ले ली, समझ में आया? Yes. और अब आप ये पूरा जो कुछ भी है ये पूरा सराउंडिंग को दे रहे हो, तो ये Q1 जो है ये आप सराउंडिंग को दे रहे हो, तो Q2 प्लस W ये दोनों मिलके Q1 के बराबर होने चाहिए। Yes. ये एरोस देखो ना, इन एरोस से आपको पता चलेगा, मैंने बोला ना कि यहाँ एरोस की इंपॉर्टेंस है। ऊपर क्या होता था, देखो हीट इंजन में क्या होता था, ये देखिए सोर्स से Q1 हीट ले ली थी, है ना, राइट? तो इट इज कॉल्ड हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स या हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स बोल सकते थे। ये क्या था, ये सिंक को दी थी हीट, और ये वर्क जो है ये क्या हो रहा था, हमने सिस्टम से ये वर्क लिया था, मतलब सिस्टम ने वर्क किया था, लेकिन अभी सिस्टम पर वर्क हो रहा है। तो बेसिकली वी कैन से कि एक तरह से सिस्टम यहाँ पर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है इसको, है ना? समझ में आया? तो ये भी सिस्टम को मिला Q2, W भी सिस्टम को मिला, तो ऑब्वियसली कंबाइंडली Q1 जो है वो बाहर निकालेगा ये, ठीक है? समझ पाए? So we are providing heat to the system in form of work, no? यस। Okay. क्लियर? So can you please scroll? ओके, डाउन और अप? No, sir, down. तो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस समझ में आ गया, ठीक है? So how you got Q1 minus Q2 equals T1 minus T2? बेटा एक्चुअली क्या होता है, हम जानते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, Q भी बढ़ता जाता है। समझ में आ रहा है? हेलो बेटा, आप ये बोल सकते हो कि Q इज इक्वल्स टू, जैसे कि आप MS डेल्टा T बोल सकते हो ना, क्योंकि हीट तो चेंज हो नहीं रही है, तो किसी भी चीज की हीट क्या बोलेंगे, MST, राइट? या फिर इसको छोड़ो, आपने और भी फॉर्मूला पढ़ा है क्या, Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा T पढ़ा है ना? यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब क्या है, इसका रिलेशन डायरेक्टली टेम्परेचर से होता है, ठीक है? So but वो delta Q नहीं है ना, only Q है. या तो इसलिए यहाँ पर भी ये टेम्परेचर है, दिख रहा है आपको? इट इज नॉट डेल्टा टी, इट इज जस्ट टी, ठीक है? तो नहीं, जो आपने बताया उसमें Q delta Q is directly proportional to चलो delta T. मैं आपको एक और बात बताता हूँ। लेट्स से आपने Q2 हीट ली, ठीक है? तो वी कैन से कि इसका रिलेशन जो है वो डायरेक्टली क्या है, टेम्परेचर से, मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है ना बेटा? बात समझ पा रहे हो? हेलो? So like आप बोल रहे हो heat absorbed is directly proportional to temperature. या ओके। अब मैं इसको कार्नोट इंजन जब आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? या चलो एक काम करो, सुनो, हटाओ इस सबको, कार्नोट इंजन में लिखेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है? हटाओ इसको, नो नीड टू राइट हियर। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे वो कैलोरीमीटर में अगर टेम्परेचर ऑफ वाटर वाज हाई तो बीड्स ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते थे. हाँ ठीक है बेटा, इसको आप इसी फॉर्म में याद रख लो, ठीक है ना? इट विल बी बेटर, आप इसी फॉर्म में याद रख लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? वैसे भी आपको क्यू की फॉर्म में ही पूछा जाएगा, हीट की फॉर्म में ही पूछा जाएगा, और टेम्परेचर वाला क्वेश्चन कार्नोट इंजन में ही पूछा जाता है वैसे भी, तो इसलिए इसलिए कोई टेंशन नहीं है ना? ये लिख लो, इतना काफी है, ठीक है? अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, अब हम ठीक है. टेम्परेचर हम टेम्परेचर वाला जो फॉर्मूला है वो कार्नोट इंजन में लिखेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ओके? एक्चुअली कार्नोट इंजन या कार्नोट रेफ्रिजरेटर होता है, तो वो क्या है कि मैं आपको कार्नोट इंजन एक बार समझाऊंगा तो आपको इसका टेम्परेचर से रिलेशन पता चल जाएगा, ठीक है ना?
तो छोड़ दीजिए, ये नॉर्मल हीट इंजन के लिए हमें टेम्परेचर लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हीट से ही हो जाता है इसका काम। जब हम कार्नोट साइकिल की बात करते हैं तब टेम्परेचर्स को मेंशन किया जाता है, तो वो कार्नोट साइकिल हम कंप्लीटली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो अपना क्या क्या बाकी है बेटा, अब अपना सिर्फ और सिर्फ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन बाकी रहा है बस। ठीक है, ओके बेटा, समझ आया। Sir, is this the last part? बस कार्नोट इंजन और है, वो लास्ट पार्ट है इस थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, कैलोरीमेट्री हम कर चुके हैं, केटीजी हम कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ कार्नोट इंजन बाकी रहा है जो कि 10 मिनट या नहीं, थोड़ा ज्यादा लगेगा टाइम, 15 मिनट्स के आसपास कुछ लगेगा। ठीक है, आपको इन सब के फॉर्मूलाज याद रखने हैं और आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी है वो क्या है, हीट ट्रांसफर एंड थर्मल एक्सपेंशन, ये दो पार्ट्स बाकी रहेंगे। ओके, Sir, यस, सर वो कैलोरीमीटर में एक डाउट था, वो मैं आपको हाँ एक पूछो। पैरा भेजा हूँ, आपको सर देख तो सकते आज के लिए इतना ही रहेगा ना? क्या बेटा, सर आज के लिए इतना ही रहेगा ना? आज के लिए इतना ही। तो Beads are absorbing heat directly from the water and indirectly from the कॉपर वेसल, राइट। यस बेटा, देखो हो क्या रहा है, वो वाटर का जो टेम्परेचर होगा ना, उतना ही टेम्परेचर क्या हो जाएगा, धीरे 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 बीट का भी हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें कांटेक्ट में है ना, करेक्ट। ये क्या होंगी, फाइनली आप एक लॉन्ग टाइम के बाद ऑब्जर्व करते हो, मतलब आप उसको रहने देते हो काफी, वन हाफ एन आवर 1 आवर के लिए, तो इतनी देर में क्या हो जाता है, सबका टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, आई बात यस समझ। सर। सर यस, वो ही लिखा था मैंने, वो सही है हाँ ना हाँ सर? हाँ, हाँ बेटा सही है, कॉपर जो है वो वाटर को हीट देगा और वाटर जो है वो बीट्स को हीट देगा। ठीक है, यस सर। सर और वो जो इंसुलेटिंग जैकेट बिटवीन द कॉपर वेसल एंड, नहीं नहीं, वो जो एक ही एयर बात है। है बेटा, Can we leave? एक ही बात है। देखो हाँ, यू कैन लीव बेटा, या तो आप क्या कर लो, वुडन चैम्बर रख लो, या इंसुलेटिंग चैम्बर, या फिर इंसुलेटिंग जैकेट रख लो, एक ही बात है ना। सर नहीं नहीं, समझ उसमें में आया। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जो कॉपर वेसल और इंसुलेटिंग जैकेट के बीच में जो एयर स्पेस है, हाँ लाइक एयर इज पार्शियली इंसुलेटिंग ना, बेटा, तो अपन उतना ठीक एयर है। को हम जनरली, देखो एयर को एक बात बताता हूँ, एयर को हम लोग नॉन कंडक्टिंग मान के चलते हैं, ठीक है ना। और एनी हाउ वो बहुत ही छोटा गैप है, तो एयर तो वैसे भी नॉन कंडक्टिंग होती है, ठीक है ना, हीट की कंडक्शन नहीं करती है, रेडिएशन भले ही हो सकता है लेकिन कंडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, तो एयर लाइक हम उसको पार्ट मतलब एयर इंसुलेटिंग ही जो होती मानते है हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, याद रखना। ठीक है, अच्छा सर, एयर इज केमिस्ट्री अ में भी पुअर, हाँ सर वाज सेइंग दैट जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, जैसे थर्मस होता है, थर्मस के सेंटर हाँ, में जो होता है वैक्यूम नहीं होता, इट इज ऑलमोस्ट नहीं, एयर होता है, थोड़ा सा होता है। वी तो कैन से कि बेटा आपने थर्मोकॉल या ऐसा कुछ मटे उस टाइप का नॉट एग्जैक्टली थर्मोकॉल, बट उस टाइप का कुछ मटेरियल भरा होता है। ठीक है ना, ओके। हाँ यस सर। सर बट एयर या भी तो लेके तो, उसमें क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें एयर रहती है एक तरह से, तो एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है ना, वो हीट को कंडक्ट नहीं करवा सकती। अच्छा तो तो उसको आप इंसुलेटिंग बोलोगे मान लेते कि हैं। सर हम किसी भी गर्म चीज के पास जाते हैं तो हम लोगों को कैसे मिल जाती है हीट, तो बेटा वो आपको रेडिएशन से मिलती है। ठीक है ना, कंडक्शन से नहीं मिलती। क्लियर। सर हाँ बोलो सर हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, रेडिएशन नहीं होगा इसमें अगर एयर बीच में होगा? बेटा, रेडिएशन के लिए क्या होता है, रेडिएशन यदि होगा भी तो देखो, रेडिएशन जब होगा तो क्या होता है, हीट जो है वो सराउंडिंग में चली जाती है, लेकिन सराउंडिंग में जाने से रोकने के लिए तो हमने वुडन वॉल्स लगाई है, और वुड में तो हीट जा ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छा, हाँ, ओके सर। तो वुड में हीट नहीं जाती, वुड हीट को कंडक्ट ही नहीं करता। अच्छा सर, तो हीट सिस्टम में एनक्लोज रहती है बिटवीन द एयर यस, एंड द कॉपर वेसल, यस, और वो एयर बहुत थिन गैप होता है, तो इतना मतलब एयर में नहीं कुछ जाता फर्क नहीं कुछ। पड़ता, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा ओके सर। और वो इंसुलेटिंग जैकेट थ्रू आउट द कैलोरीमीटर है ना, तो हाँ बेटा, हीट कैसे प्रोवाइड करेंगे? नीचे से फायर थोड़ा नहीं नहीं, लगाएंगे? पहले हम उसको हीट करेंगे, गर्म कर देंगे, ठीक है, वेसल को, वाटर को गर्म कर देंगे, उसके बाद उस चैम्बर में रखेंगे। ओके। अच्छा ओके ओके हाँ सर। और वो लास्ट जो हीट इंजन कराया आपने, हाँ। सो उसमें मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अगर Q1 हीट एब्जॉर्ब होता है हम्म। तो इधर हीट कैन बी यूज्ड फॉर वर्क डन और हीट कैन बी लॉस्ट। यस हाँ, तो Q2 तक हीट आएगा ही कैसे जो मैं सिंक को प्रोवाइड करूंगा, ये बेटा, वाला? देखो हीट इंजन की बात कर रहा हूँ, है ना। Q1 हीट तुमने सोर्स से ले ली, है ना। अब तुम क्या पूरा वर्क थोड़े ना कर पा रहे हो, ठीक है। सपोज तुमने मैं अब नंबर्स कुछ ले वर्क लेता हूँ। लिया। हाँ, सपोज ले 100 लो तुम, जूल्स लेट से। हमने हाँ ठीक हीट है। हाँ अब्जॉर्ब ठीक है। किए। ओके। 20 50 जूल सपोज वर्क हो गया, हाँ, तो तो 50 50 जूल्स तुम जूल्स सिंक को दे दोगे, तो नहीं बचा हुआ सर, 50 जूल। 50 जूल्स तो बाकी चीजों में भी लाइक फ्रिक्शन या फिर एयर में बेटा, लॉस्ट हो उन जाएगा चीजों वो। का हम क्या है, हम उन चीजों को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसीलिए तो मैंने बोला कि वो 100% नहीं हो सकती एफिशिएंसी, है ना। बेसिकली कहने का मतलब यही है, उसमें ये सारा कुछ आ गया, समझ में आया। जो भी डिफरेंस आ रहा है वो सारा कुछ आ गया है इसमें, ठीक है। हेलो। हाँ ये सर, मतलब हम वो सब नहीं ले रहे क्या, या नहीं, फिर सिंक? देखो बेटा, हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए Q2 की वैल्यू से हमें मतलब नहीं होता, है ना। Q2 की वैल्यू से हमें कोई खास मतलब नहीं होता, हम हमेशा Q1 और W को ही देखते हैं। तुम देख सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या है, वर्क डन डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब तुमने कितनी की वो पता है, वर्क कितना मिला वो भी पता है। अब Q2 बचा हुआ होगा ही, वो Q2 ही होगा, ठीक है। समझ में आया। तो यस बेसिकली सर। ये Q2 जो है ये कम्प्लीटली लॉस है, इसमें सारे तरह के लॉस आ गए, ठीक है। फिर बट फिर मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कि पिस्टन का टेम्परेचर T2 पे वापस कैसे आएगा बेटा, अगर जब वो सिंक से टच होता है तो सिंक का जो टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर वो ले लेता है, वो गेन कर लेता है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है ना, तुम अपने हाथ जो है वो क्या करते हो, आइस के ऊपर रखते हो, तो तुम्हारे हाथ भी ठंडे हो जाते हैं ना। यस। यस सर। तो वैसे ही सिंक जो है उसका टेम्परेचर T2 है, तो जब पिस्टन आकर सिंक को टच होता है तो क्या होगा, वो उसके बराबर टेम्परेचर हो जाएगा, सिंक के बराबर, ठीक है। सर तो मतलब सपोज Q1 हीट एब्जॉर्ब, सपोज 100 जूल्स एब्जॉर्ब किया, 60 जूल्स यूज हो गया, तो 40 जूल्स वी वर रिमेनिंग। उसमें से सपोज यस 10-20 जूल्स फ्रिक्शन और एयर में रेडिएट हो गया, और बाकी जो 20 जूल्स बचा वो सिंक पे टच होने पे चला गया। बेटा सुनो, ये Q2 जो है वो कम्प्लीटली है, मतलब समझ लो कि वो फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ ये Q2 ही है ना, ठीक है। इसीलिए तो इफिशियंसी में Q2 कहीं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, हम डायरेक्टली इसी चीज को वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब ले रहे हैं। और Q2 जो भी बची हुई जो भी हीट है वो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है बेटा कि हम लोग ये सिस्टम इस तरह से लेते हैं कि बाकी चीजों में कुछ फ्रिक्शन वगैरह क्या है, वो नेग्लिजिबल चेंज होगा ना, उनको हम वैसे ही बेटा देखो, फ्रिक्शन से हीट बढ़ती है, घटती नहीं है, ठीक है। हाँ सर, बट तुम हाथ एयर रब को करोगे तो रेडिएशन। हीट, बेटा हम ये मान के चलते हैं कि सिस्टम में कहीं हीट लॉस और नहीं हो रहा है, सिर्फ सिंक को ही मिल रही है, ठीक है ना। अच्छा ओके ओके। हाँ, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, कहीं कुछ और जा भी रही है हीट तो वो नेग्लिजिबल है, ओके। अच्छा, तो डायरेक्टली मेटल हॉट होगा, या वर्क होगा, और जो बचा होगा वो सिंक पे चल जाएगा। यस। ओके, थैंक यू सर। ओके।